गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए हिंदी ग्रामर 9th और 10th की समास। कल हमने कार्य कंप्लीट कर लिए, सबको कार्य मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं समास। देखिए समास स्टार्ट हो रहा है। समास होता क्या है? समास की पहले संधि करते हैं। समास क्या होता है? सम प्लस आस यानी समास। समास की संधि करते हैं सम प्लस आस यानी समास। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना, मतलब पास पास बैठना। किन्हीं दो शब्दों को आपस में जब पास पास रखा जाता है तो उनको मिलाने पर जो रूप बनता है वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का संधि क्या है? सम प्लस आस यानी समास। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। इस प्रकार से समास का अर्थ होता है पास पास बैठना या मिलना। तो समास शब्द का क्लियर हो गया आपका। समास क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना, यानी पास पास बैठना समास कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा में समास प्राय नए शब्द निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। हिंदी भाषा में समास प्राय नए शब्दों में निर्माण हेतु, मतलब हमें नए शब्दों का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? समास का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? समास का। शब्द को संक्षिप्त करने हेतु भी समास उपयोगी है। संक्षिप्त करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? समास की आवश्यकता होती है। अब इसकी परिभाषा देखिए, पर ये तो थी समास शब्द का परिचय कि समास शब्द होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के या पदों के परस्पर संयोग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को, जब दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब दो परस्पर शब्दों का संयोग होता है उन्हें तो कहते हैं समास। और जो शब्दों का मिले हुए जो शब्द मिले हुए हैं उन्हें कहते हैं समस्त पद, मतलब सारे पदों को एक करके लिखा हुआ समस्त पद कहलाता है। जैसे देखिए विद्या का मंदिर, इसको हम क्लियर करते हैं विद्या मंदिर। विद्या का मंदिर क्या है? विद्या मंदिर। इस प्रकार से आपका समास क्लियर होगा। दो शब्दों को आपस में मिलाया जा रहा है, विद्या और मंदिर को मिलाने पर विद्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। कितने समास होते हैं? 6 समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। इस प्रकार से हमारे समास के भेद बताए गए हैं। देखिए ये छोटा सा मैंने कुछ हिंट दिया है, इसमें बनाया है, तो इसको आप क्लियर कर लोगे तो आपको पूरे समास के जितने भी भेद है वो सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार से आपको करना है और उसमें कौन सा वर्ड किस प्रकार से आने पर कौन सा समास कहलाता है उसके बारे में इसमें इन्हीं 4 लाइनों में क्लियर हो जाएगा। पूरा समास इन 4 लाइनों में छिपा हुआ है। पूरा समास अगर इन चारों को समझ लिया तो आपका ये समास क्लियर हो जाएगा। इसके भेद फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको इन 6 के 6 भेद है इनको किस प्रकार से समझेंगे देख लीजिए। द्वंद्व में और छिपे। द्वंद्व में तो क्या आता है? और आता है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, इस प्रकार से। तो द्वंद्व में तो कौन सा चिन्ह छिपता है? और। द्वंद्व में तो छिपे और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है। द्विगु में गणना पद मतलब गिनती, काउंटिंग जो आप बोलते हो वो है इसमें आती है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह है, क्या कहलाता है? चौराहा। तो इसमें कौन सी आ गई? द्विगु समास। बीच में कारक चिन्ह छिपे,
जिसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं, कारक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बीच में जब कारक चिन्ह आ जाते हैं वो कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अव्यय में अव्यय भाव रहे और अव्यय शब्द में क्या होता है? अव्यय समास कहलाता है। कर्मधारय विशेषण आता है और कर्मधारय में विशेषण आता है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, न कोई पदावत है। बहुब्रीहि में कोई पद नहीं आता है और अन्य पद ही इसमें प्रधान होता है। फिर से देखिए, ये आपको याद करना है, ये याद हो गया तो आपको पूरा समास क्लियर हो जाएगा। द्वंद्व में और छिपे, ये तो एक हो गया, द्वंद्व समास क्लियर हो गया। द्वंद्व में तो और छिपे, द्वंद्व में तो क्या आता है? और आता है। और द्विगु में क्या आती है? गणना पद आती है। बीच में कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह आ जाता है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से प्रथा की, जो मैंने क्लियर आपको करवाए हैं वो इसी के लिए आपको करवाए हैं। तो तत्पुरुष समास किस में आ जाएगा? जिसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। अव्यय में अव्यय भाव रहता है। अव्यय में अव्यय समास में क्या होता है? अव्यय भाव रहता है। कर्मधारय विशेषण आवत है और कर्मधारय में उसकी विशेषता आती है। और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहता है, इसमें कोई पद नहीं आता है, कोई पद नहीं आता है, अन्य प्रधान होता है इसमें। मतलब जैसे पीले वस्त्र हैं जिसके, तो पीले वस्त्र किसके हैं? श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण का नाम आएगा तो पीले वस्त्र किसके हैं? ये तो बन रहा है अलग समास और अन्य पद प्रधान हो रहा है कि किसके बारे में बताया गया है? श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब शब्द तो क्या बता रहा है, समास तो किसका हो रहा है और समास विग्रह किसका किया जा रहा है और उसका आंसर कुछ और आ रहा है, अन्य पद ही आ रहा है, अन्य प्रधान हो रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें कोई पद नहीं आता है। ये चारों क्लियर हो जाने के बाद में आपका ये समास क्लियर हो जाएगा। समास के छह भेद आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे कि कौन से समास में कौन सा चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समास क्लियर हो गए। समास का अर्थ हो गया, समास की परिभाषा हो गई और अव्ययभावी समास के जो भेद हैं उनके बारे में कुछ मैंने डिटेल आपको लिखवाई है। इनको आप लिखना और याद करना अच्छे से। सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? आपको इस चारों लाइनों पे करना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेना ये और इनको याद कर लेना। कल इसके भेदों की एक एक की डिटेल हम लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।